मैं आपसे एक जो चर्चा करने वाला हूँ वो विषय पे अभी शायद इंटरनेट पे किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया होगा। आज नरेंद्र मोदी हैं, काय के लिए काम कर रहे हैं खुद। तो जो 92 से 2012 तक के इंजीनियर हैं वो तो अपना सब खेल करके बढ़िया पैसे कमा के रोड़े मस्त बैठे हुए हैं, हाँ है ना। लेकिन अब जो 14 के बाद का समय आया है, हाँ, कोविड को एस्ट्रोलॉजी ने क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाया? आईटी में यदि उतर आया एक अंक वाला व्यक्ति तो उनकी बर्थ डेट 4 है, 13 है और साथ में 22 है, तो इनका आईटी में भविष्य कैसा? क्योंकि खेल राहु केतु का ही, वो कंप्यूटर राहु केतु नहीं पढ़ पाता है। अच्छा, ज्योतिष उन पे भी अप्लाई नहीं होता है? जो लोग चंद्र प्रभावित अंक होता है, थोड़ा चंचल अंक है, अपने आप को बड़ी जल्दी चेंज करता है, बड़ी जल्दी ये बोर हो जाता है। इनका मूल अंक 8 है या 8 है, उनके लिए अंक है, ये अंक एक ऐसा है जिसमें कि जैसे बोलते हैं रेते में से तेल निकाल लेना, ये उस तरीके के लोग होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी 9 अंक बहुत फेवरेट था। ये लोग होते हैं ओरिजिनल, इनका अब जमाना है। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक भी हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि एक एम्प्लॉय, नरेंद्र मोदी जी का खुद का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई विज्ञान के बारे में नहीं हुई, लेकिन फाउंडर है सैम एल्टमैन, 40 साल का एक नौजवान है। उसने एक क्रांति ले आया चैट जीपीटी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज घर घर पहुंचा दिया। तो उसके बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? यदि हम सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इनकी यदि बात करें तो ये लोग भी ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। वो एस्ट्रोलॉजी जो मैं खुद भी नहीं समझता था इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड होने के पहले, पर इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड होने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी को समझ गया हूँ। अगर आपको अपनी बर्थ डेट पता हो तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए, आप अपना भविष्य पूर्ण तरीके से जान जाओगे। उसके अलावा आप ये भी जानोगे कि कैसे हाई प्रोफाइल लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आचार्य राजेश। आचार्य राजेश मध्य प्रदेश के एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो हाई प्रोफाइल लोग के भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट। तो सर कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो सर अभी मैं आपसे एक जो चर्चा करने वाला हूँ वो विषय पे अभी शायद इंटरनेट पे किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया होगा जी। वो विषय का वो है विषय आईटी इंडस्ट्री जो है जी। उसका बूम अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हाँ। लोगों की जॉब्स जा रही हैं। जो कॉलेज में स्टूडेंट है जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी में नई जॉब पाने के लिए, उन सबको डर है कि आगे एआई आ जाएगा तो क्या बचेगा मार्केट में, हमारे लिए जॉब बचेगी नहीं बचेगी। और उसके अलावा बाकी और भी जिनके पास जॉब भी हैं वो भी डर में हैं, और जिनको निकाल दिया गया उनको जॉब नहीं लग रही है। तो सर आपका क्या कहना है इन सब पे? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने मतलब मुझे दिखता है कि सही बात की है, क्योंकि आने वाला जो समय है अब आईटी का समय नहीं है। हर एक विधा का एक समय होता है, उस समय पर वैसे ही लोग जन्म लेते हैं, उस विधा को प्रमोट करने वाले लोग उससे पहले पैदा हो जाते हैं, फिर उससे संबंधित लोग आना शुरू करते हैं और वो लोग जन्म लेते हैं, फिर वो विधा समाप्त हो जाती है, फिर नई विधा आती है। तो आईटी सेक्टर्स में अभी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। यदि हम परंपरागत आईटी की बात करें तो परंपरागत आईटी वाला अभी समय समाप्त हो चुका है। आईटी वालों को अपने आप को कुछ बदलना पड़ेगा और फिर अपने जीवन यापन के कुछ नए साधन या नई तकनीकी इसमें अपनानी पड़ेगी, तब जाकर कहीं उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। तो आप अभी जो तनाव वाली बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स में कमजोरी है, परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से आपकी चिंता स्वाभाविक है और ग्रह योग परिस्थिति भी यही संकेत देते हैं कि आने वाला समय भी थोड़ा सा इनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि अब एरोस्पेस का समय आने वाला है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इन सब चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें जाने वाली हैं। अभी इसका हर चीज़ का एक समय होता है। जो 20-20 साल की एक सदी चलती है। हाँ, ब्रह्मा सदी होती है, विष्णु सदी होती है, महेश सदी होती है। तो अब उसमें जब इन 3 सदियों की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। अभी जैसे 72 से यदि हम लें 92, 72 टू 92, हाँ, ये जो 20 साल का समय था ये सिविल का बहुत अच्छा समय था। अच्छा, उस समय में जो लोग आए वो ठीक रहे, सारा काम अच्छा कर गए, लेकिन अब वो इसके बाद वो सिविल का समय समाप्त हो चुका है। जबकि सिविल का जब समय अच्छा था तब सिविल वर्क उतना नहीं था जितना सिविल वर्क आज है। जितनी आज आवश्यकता है। हाँ, और फिर भी आज भी सिविल की जो ब्रांच है बूम नहीं पकड़ पा रही है।
लेकिन उस समय था तो उसने बूम पकड़ लिया। जी। अब 92 से यदि हम देखते हैं 2002 तक का एक जो समय, 92 से 2012 तक का जो समय चला, ये 20 साल विशेष कंप्यूटर के वर्क थे, टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे रिलेटेड काम का जो समय था वो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में आया। और 2012 के बाद ये थोड़ा सा कम होगा और 14 के बाद से फिर ये डाउन होना शुरू हो गया। हाँ। तो जो 92 से 2012 तक के इंजीनियर हैं वो तो अपना सब खेल करके बढ़िया पैसे कमा के रोड़े मस्त बैठे हुए हैं, हाँ। है ना। लेकिन अब जो 14 के बाद का समय आया है, हाँ। ये समय अब उन इंजीनियरों के लिए ठीक नहीं है। हाँ। क्योंकि एक तो आउटडेटेड हो चुके हैं। हाँ। और अब उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने इसके साथ साथ और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं न सफलता की प्राप्ति होगी। तो अभी जो समय है वो समय अब 2012 से 2032 का, ये स्पेस का समय है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो दुनिया के देश हैं वो फास्ट पे लगे हुए हैं। हाँ। एक मिसाइल 2000 किलोमीटर, दूसरी मिसाइल 2500 किलोमीटर, मतलब अब मिनटों के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही जितने भी एयर में रॉकेट्स हैं, सब कुछ हैं, ये सबकी अब स्पीड बढ़ा रहे हैं। और एयर स्पेस में पूरा एक साइंस चल रहा है ऊपर की तरफ। लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर मूव कर रहे हैं, बाहर दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो समय है 2012 से 32 का समय है, वही समय अब शुरू हो चुका है। तो अब एयर स्पेस में जितने भी जो चीज़ें होती हैं वो फिर बढ़ती है और उसमें फिर तरक्की होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में लगभग 35 वर्ष तो इसमें हुए हैं। 35 वर्ष? हाँ, लंबा समय। और आप अभी तक हर दिन आप कितनों के चार्ट्स देख लेते हैं, कुंडली चार्ट्स वगैरह? वैसे मेरे अपॉइंटमेंट्स तो 12 पर डे मिलने वाले होते हैं। हाँ। और 15 के लगभग मैं फ़ोन पे प्रतिदिन चर्चा करता हूँ। 15? ये अपॉइंटमेंट तो मेरे फिक्स हैं। ओके। तो और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे जो विशेष चीज़ है आज, लोगों के मन में एक डर और फियर जब से आया कोविड के बाद से। जी। कोविड के समय लोगों को नौकरियां मिल रही थी, भरपूर मिल रही थी। हाँ। और कोई अगर 4 लाख के पैकेज पे बैठा है तो वो 22 लाख के पैकेज पे जंप करा है, कोई 30 लाख पे तो वो 60 लाख पे जंप करा है, ठीक है। पर कोविड को एस्ट्रोलॉजी ने क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाया कि ऐसा कोविड आने वाला है? क्या आप लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था पहले से ऐसा कुछ होने वाला है? इसमें देखो, हम लोग प्रेडिक्ट तो सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। लेकिन होता क्या है कि ज्योतिष में ये लिखा नहीं होता कहीं कि मंगल गुरु मिल गया तो कोविड बन गया। हाँ। ये कोई फार्मूला नहीं है ऐसा। जैसे ग्रहों के वो चलते हैं उसमें ये मालूम पड़ जाता है कोई महामारी आने वाली है, एकदम एक बहुत मंदी आने वाली है, कुछ परेशानी आने वाली है, वो तो हम एनालिसिस कर लेते हैं। अब कोविड नाम तो एक रिसर्च था, एक बीमारी ऐसा आया और वो आके उसने परेशानी खड़ी कर दी। तो मेन चीज़ तो उसमें ये रही कि हम उस चीज़ को तो बात को तो हम लगभग एनालिसिस कर बैठे थे कि अब 2014 के बाद समय बहुत अच्छा नहीं है। और विशेष रूप से मैं तो पहले से इसका, मेरे वीडियोस का भी यूट्यूब पे देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ विश्व युद्ध शुरू होने वाला 2019 से। और 17 नवंबर 2019 से कि कोविड जैविक बनाया हुआ था और इससे फिर एक युद्ध की शुरुआत हुई और सारा काम होता चला गया। तो ये चीज़ें था। अब जैसे एक प्रोजेक्ट हमने किया उस समय नोटबंदी के समय, वो था कि कुछ मुद्राओं में परिवर्तन होगा। परिवर्तन से मीन्स हमने परिवर्तन देखे थे कि जैसे हम अब मुझे इतना साल हो गया जन्म के अनुसार ही, अब 57-58 साल हो गए, तो मैंने नोट 1-1000 के भी देखे हैं, 500 के भी देखे हैं, तो 100 के भी देखे हैं। तो ये हमने पता था कि हाँ नोट चेंज हो जाता है, मतलब आज 100 का चल रहा था कल 500 का जाए, 500 का तो 1000 का जाएगा। तो ये तो हमें एक एनालिसिस था कि हाँ मुद्राओं में परिवर्तन होगा, कुछ नया चेंज इसमें आएगा, वो एक उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन वो नोट बंद होके और नया आ जाएगा तो नोटबंदी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाए कि नोटबंदी हो जाएगी। हमने कहीं बंद होते देखे ही नहीं नोट, तो हम उस पर कैसे बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में नोटबंदी हो जाएगी। अच्छा। पर वो हम लोगों का कैलकुलेशन था कि हाँ इसमें मुद्राएं चेंज होंगी और वो ऐसा हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं ये ज्योतिष आकलन तो कर लेता है, लेकिन वो आकलन का एक हमारी अंतर्दृष्टि होती है, वो भी देखते ही होती है आने वाले समय कैसा होगा क्या होगा। अब जैसे लोग अभी आईटी में जा रहे हैं, मैं काफ़ी दिन से लोगों से बोल रहा हूँ कि अब आईटी को जाए नहीं, कुछ एयर स्पेस की कुछ तैयारी करो, फास्ट अपने आप को करो, 2-2, 3-3 मामले में आप अपने आप को तैयार करो। अब वो समय चल रहा है। मैं पिछले 10 साल से लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि जो पैसे वाले हैं, भैया मकान बड़े मत खरीदो, घर खर्च मत करो, लोन बहुत अधिक मत लो, कर्ज अपना मत ऊपर बनाओ,
क्योंकि आने वाला जो समय है ये कर्ज में डुबाने वाला समय है। अच्छा। अभी तो स्थिति लोगों ने देखी नहीं है, अभी तो कई लोग तो कर्ज ही नहीं भर पाएंगे, उनकी स्थिति ये होगी। लोग क्या करते हैं, जरा से इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में लोन ले लेंगे, फिर पॉलिसीज़ करा लेंगे, तो वो पर मंथ की आपके ऊपर एक रिकवरी टाइप की मान के चलें वो चढ़ जाती है और वो परेशानी खड़ी करती है। तो हम इन चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं, बीमारी आने वाली उसको एनालिसिस कर देते हैं, बीमारी का नाम क्या होगा ये नहीं पता पड़ता। अब वो अंतर्दृष्टि ऐसी तो है नहीं जैसा मतलब ज्योतिष एक थर्मोमीटर की तरह है जो आपको बता देता है कि आपके बॉडी में बुखार है, बट ये नहीं बताएगा कि कितना है और कैसे आया, किस टाइप का बुखार है, बट है बता देगा बुखार है, बॉडी का आपका टेम्परेचर। तो ज्योतिष एक पैरामीटर है जो आपको ये बता देता है। करेक्ट है ना जी। तो आप जब ज्योतिषी कर रहे हो, और क्या आपने अभी प्रेडिक्शन पाया है लोगों की कुंडलीज, जो आप रोज चार्ट्स देख रहे हो, तो ज्यादातर आपने और क्या पाया है इसके अंदर? इसमें तो लोग जितने आते हैं भांति भांति के लोग हमारे पास होते हैं। आजकल तो जनरली ज्योतिष को तो एक तरीके से यूँ कहना चाहिए एक मदारी टाइप बना दिया है। मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, और क्या होगा, पैसा कितना आएगा, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। मेरे शत्रु से कैसे छुटकारा मिलेगा, शोधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये ज्योतिष के पार्ट हैं जो बहुत ही छिलके हैं एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों में इसका उल्लेख है, तो इसलिए एक ज्योतिष एक शास्त्र है और ज्योतिष बहुत गहरा शास्त्र है। और ज्योतिष वेदों में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हैं भगवत सत्ता से मिलाने की। अच्छा। तो ज्योतिष का मूल जो उद्गम है वो उद्गम ये कि आपको भगवत सत्ता से मिलाना, आपको आगे बढ़ाना, भविष्य में भगवान की जानकारी उपलब्ध कराना, आप कैसे जिए कि आपको भगवत सत्ता तक पहुंच पाएँ, आप में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए कि आप उस चीज़ तक बहुत अच्छे से लाभ कमा पाएँ। तो ये जो बातें हैं ये ज्योतिष की मुख्य बातें हैं। और बाकी का चूँकि अब इतना गहरा विज्ञान है तो उससे मालूम पड़ ही जाता है व्यक्ति की शादी कब होगी, तलाक होगा नहीं होगा, नौकरी कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा, किस लाइन में जाएगा। ये तो एक बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो वर्तमान समय जो चल रहा है उस समय में जो बच्चे परेशानी में आते हैं, एक तो बच्चे आते हैं जॉब किस साइड लगेगी कैसी लगेगी, तो पहले तो उन्हें ये बताना कि अभी आप अकाउंट्स में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, कलात्मक क्षेत्रों में काम करोगे, साइंस में काम करोगे, तो ये सब चीज़ों की जनरली चर्चा होती है। और आज ज्योतिष लगभग इतना ही होके रह गया है। बहुत कम लोग आते हैं कि हमसे पूछें कि भगवान सत्ता तक पहुँचेंगे नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मोक्ष के लिए क्या उपाय करें। तो ये जो गूढ़ प्रश्न है ये अब लोग नहीं पूछते हैं, और जो उथले प्रश्न पूछते हैं जिनके जवाब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर मतलब जैसे 1 से 9 तक, अगर जैसे एक मेरा बर्थडे है 9 अक्टूबर तो मैं तो ठीक हूँ। हाँ। किसी का बर्थडे है 27 तो उसका भी 9 अंक आता है, किसी का 15 है तो उसकी 6 अंक आएगी। अगर अपन 1 से 9 तक डिस्कस कर सकते हैं क्या लोगों का कैसा भविष्य होगा? हाँ, आ सकता है। या फिर कैसा उनका आईटी में अच्छा है या नहीं है। तो जिनका एक नंबर है, एक नंबर जिनका बर्थडे है, या फिर उनका 10 है अंक, मूल अंक मतलब 10 या 1, तो उनके लिए कैसा है आईटी सेक्टर? यहाँ इसमें देखो कोई भी अंक वाला ऐसा नहीं है जो आईटी में ना हो। हाँ। 1 से लेकर 9 अंक तक के आपको आईटी मिलेंगे। हाँ। तो एक तो विशेषता है कि 1 अंक वाला व्यक्ति, 2 अंक वाला व्यक्ति, या जो भी अंक है उस अंक वाला व्यक्ति, उसकी एक अपनी विशेषता रहती है। आईटी में यदि उतर आया 1 अंक वाला व्यक्ति, तो 1 अंक वाला व्यक्ति इतना शार्प होता है कि वो किसी भी चीज़ को एक बार देख लेगा तो तत्काल उसको कॉपी कर लेगा। तो कॉपी मास्टर जी होता है तो 1 अंक वाला होता है, वो मेहनती होता है। वो तो दिन भर यदि उसका कोई काम पड़ा हुआ और उलझ गया है वो, तो दिन भर मेहनत कर लेगा वो, और उस तक सिरे तक वो पहुंच जाता है। तो 1 अंक वाले व्यक्तियों को तो मेरे तो आईटी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में दिक्कत नहीं आती है। वो यदि वहाँ से हटके दूसरे और प्लानिंग भी करना चाहे, या उसको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो चेंज करना चाहे, तो ऐसे समय में 1 अंक वाला व्यक्ति बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर कर लेता है। तो सबसे बड़ी 1 अंक की विशेषता है कि वो बदलता है और बहुत जल्दी अपडेट भी हो जाता है जी। और जिनका 2 अंक है, या फिर जिनकी 1111 है, तो या 20 तारीख उनका बर्थडे आता है, तो उनके लिए क्या है? इसमें 2 अंक की विशेषता ये चंद्र प्रभावित अंक होता है, थोड़ा चंचल अंक है, अपने आप को बड़ी जल्दी चेंज करता है, बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, कुछ भी काम करने जाता है तो
स्टार्टिंग बड़ी धूमधाम से होती है, पर इसका समापन बहुत अच्छे से नहीं होता है और कुछ कुछ चेंजेस इसमें बड़े जल्दी करने की इसमें आदत होती है। तो ऐसे लोग आईटी सेक्टर्स में सफल तो होते हैं, लेकिन इन सफलताओं के साथ इनको परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि बार बार चेंज करना आर्थिक रूप से ठीक नहीं होता है और फिर इनके अंदर घबराहट हमेशा बनी रहती है, जो इनकी बीमारी का कारण बनता है। अब ये बात ज़रूर बहुत क्लियर रूप से रहेगी कि यदि हम किसी आईटी सेक्टर्स वाले व्यक्ति को देखें तो 2 अंक वाले व्यक्ति थोड़े से अस्वस्थ अधिक मिलेंगे कंप्यूटर पर वर्क करने के कारण और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके कारण। तो यह उन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये लोग अगर आईटी में बिजनेस करते हैं तो इनका कैसा रहता है? बिजनेस में लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पकड़ अच्छी होती है, किसी चीज़ को कैसे डिस्प्ले करना है, उस चीज़ के बारे में कैसे लोगों को बताना है। तो ये 2 अंक इस मामले में बहुत अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति 1 और 2 अंक वाले मिल जाए ना, तो ये सब लोगों का कबाड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 इतने होते हैं, वो एक फटाक से कॉपी करता है किसी चीज़ को और ये बहुत जल्दी बेच देता है। अच्छा, दूसरे लोगों को समझ में आता है, उससे पहले तो ये लोग बेच के निकल लेते हैं जी। तो इनका कॉम्बिनेशन बस ये है कि इन 2 के बीच में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो इनको संभालने वाला हो, इन दोनों को लड़ने ना दे। क्योंकि वो अंतर्मुखी होता है 1 अंक वाला, हाँ, और 2 अंक वाला बहिर्मुखी होता है। तो बहिर्मुखी होने के कारण वो लोगों से इंट्रोडक्शन करके सारे काम कर लेता है, 1 अंक वाला काम करता है। तो ऐसा ना हो 2 अंक वाले को 1 पे शंका हो जाए, 1 वाले को 2 पे शंका हो जाए। तो शंकाओं के समाधान के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होता है, तो ये बहुत अच्छे काम करता है। तो इसको याद कर सकता हूँ मैं, एप्पल की जो कंपनी थी उसमें 3 लोग थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और थर्ड पर्सन। हाँ। तो जॉब्स चीज़ों का सेल अच्छे से करता था, जो अपन एप्पल फोन्स देखते हैं वो सेल्स अच्छा। अच्छे से करता था, वॉजनियाक बनाने में अच्छा था, और जो तीसरा था वो दोनों को कोऑर्डिनेट करता था। ये 3 की जोड़ी बहुत अच्छी थी, जिसका आज अपन एप्पल के फोन्स यूज़ करते हैं उनका, तो एप्पल के बारे में सबको ही पता है। बिल्कुल। तो ये तो 1 और 2 हो गए, अब तीसरा ना। हाँ, तीसरा अंक, और जिनकी बर्थ डेट 12 है, 3 है और साथ में 21 है, तो इनका कैसा भविष्य है आईटी में, और ये अगर बिजनेस करते हैं आईटी में तो कैसा है? हाँ, ये आपने शब्द अच्छा बोला, ये बिजनेस करते हैं कैसा होता हाँ, है। 3 अंक गुरु का अंक गुरु होते हैं। हाँ, ये किसी चीज़ को बड़े अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं। ये एक्चुअली इनका 3 अंक वाले व्यक्तियों का जनरली जो काम होता है, ये हम बात कर रहे हैं जो एक 3 अंक वाले व्यक्ति एक अच्छी पोजीशन का है, जिसके ग्रह योग भी ठीक होते हैं, वो व्यक्ति सब लोगों को कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छे से कर लेता है और उसके अनुसार उसे क्या करना है वो भी अच्छे से कर लेता है, और उससे क्या फ़ायदा लोगों से लेना है, लोगों को देना है, यही बहुत अच्छे से कर लेता है। तो 3 अंक वाला व्यक्ति अपने काम में माहिर भले ही ना हो, लेकिन उस चीज़ को बेचने में बहुत माहिर होता है। उसका मतलब 6 सेंस की बात करें तो 3 अंक की 6 सेंस और 8 अंक की 6 सेंस, हाँ, वो एक जैसी होती है। अच्छा, 8 अंक वाला व्यक्ति भी तत्काल किसी चीज़ को एकदम समझ जाता है। 10 लोगों को बता दो किसी एक ने झूठ बोला हो और 8 अंक वाले को बिठा दो, वो झूठे लोग को पकड़ लेगा एक झटके में। और 3 अंक वाले व्यक्ति से पूछोगे तो वो 2-3 का नाम बताओ, बोले यार इसमें हो सकता है, वो अपने बिना देखे उस चीज़ पे आ जाएगा वो कि यार ये काम करता है, ये हो सकता है, ऐसा व्यक्ति होगा, इस टाइप का होगा, तो टाइप बताने में वो माहिर होगा। तो 3 अंक वाले व्यक्ति की विशेषता है कि ये इन्हें काम तो करना चाहिए, काम सीखना भी चाहिए, लेकिन इन्हें व्यवसाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 3 अंक वाला व्यक्ति व्यवसाय को करने से घबराता है, आई हुई संपदा को नष्ट होने से घबराता है, और बच्चों और पत्नी परिवार की जिम्मेवारी में वो फेल ना हो जाए, उस चीज़ के कारण वो रिस्क नहीं ले पाता है। लेकिन रिस्क लेता फिर फेल नहीं होता है। ठीक है। अब अंक की बात करते हैं। 4 अंक जो है, जिनकी बर्थ डेट 4 है, 13 है और साथ में 22 है, तो इनका आईटी में भविष्य कैसा है और इनका बिजनेस कैसा है? 4 अंक ये बड़ा मतलब इन अंक ज्योतिष में 4 अंक बड़ा विचित्र है, बेचारे बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत इनकी ज़्यादा होती है, आउटपुट इनको कम मिलता है, बहुत ईमानदार होते हैं, आशावादी होते हैं और भाग्यवादी भी होते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा सफल नहीं देखे जाते हैं। इनमें सिर्फ ये कि तो वाणी में थोड़ा सा इनको 4 वालों को संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य और धारण इनको करना चाहिए, तो ये पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। चूँकि राहु का अंक है और 4 अंक वाला व्यक्ति जब एक बार कहीं सफल हो गया तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर इसका कोई तोड़ नहीं मिलता, 4 अंक का उसको रोकने वाला नहीं मिलता। तो उसकी प्रगति के लिए और वो वहाँ तक पहुँच जाए, उसके लिए सतत संघर्ष करना चाहिए।
और 4 अंक वाले व्यक्ति को हमेशा 2 बिजनेस लेके एक साथ चलना चाहिए। यदि नौकरी करता है तो एक व्यवसाय भी करे वो, व्यवसाय में है तो 2 व्यवसाय करे वो, तब जाके वो सफल होता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में जल्दी आता है। तो एक चीज़ आप मुझे और इसमें आप बताओगे क्या कि राहु और केतु की जो कहानी है वो क्या होती है? मतलब लोग बहुत डरते हैं राहु केतु की कहानी, आप ये बता दो, फिर अपन इसका डिस्कस करेंगे शनि की, सूर्य की, इन सब की कहानियाँ। बट पहले राहु केतु की कहानी बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। राहु के राहु केतु बड़े छद्म ग्रह हैं। हाँ। जो इस आकाशगंगा में तो नहीं है, हाँ। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा ज्योतिष में महत्व बड़ी गंभीरता के साथ दिया जाता है। और ज्योतिष की जो कुशल ज्योतिषी है वो राहु केतु के बारे में जानता है। ये बिना राहु केतु के कुंडली जीरो होती है। यदि राहु केतु आपने हटा दिए तो कोई भी कंप्यूटर, और भाग्य फिर ब्रह्मा जी ने लिखना शुरू कर दिया बिना राहु केतु के, तो कंप्यूटर भी भाग्य पढ़ लेगा। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि खेल राहु केतु का ही है, वो कंप्यूटर राहु केतु नहीं पढ़ पाता है। उसके पीछे कारण है कि वो ही सारी इक्वेशनों को बिगाड़ते हैं। एक पोजीशन पर मंगल कैसा है, उसी मंगल का राहु से संबंध बना दिया। हाँ। वो राहु मंगल और शनि का संबंध बना दिया, मंगल के अंश को लेके आ गया, मंगल के नक्षत्र को लेके आ गया, तो उसके 141 प्रकार बन जाते हैं ऐसे। अच्छा। तब जाके आप उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। पर 141 मंगल के और 141 सबके होते हैं। 12 लग्न के भी 141 हैं, 9 ग्रहों के भी 141 हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब फिर कॉम्बिनेशन में पर्टिकुलर व्यक्ति ने फिर प्रश्न पूछ डाला है क्या होगा, और उस पर कहीं राहु का आ गया, तो फिर वो 141 हैं। तो उसकी इतनी सारी वो बन जाती हैं कि वहाँ फिर कंप्यूटर का बस का नहीं, तो कन्फ्यूज हो जाता कई जगह वो। अच्छा। तो प्रॉपर तरीके से उसका सॉफ्टवेयर इसलिए भविष्य का नहीं बन सकता। और इसलिए जो अदृश्य शक्ति के जो लोग होते हैं, साधना वाले जो लोग होते हैं, वो ज्योतिष में इन सबसे आगे होते हैं। तो मतलब आपका है। क्योंकि ज्योतिष कैलकुलेशन पे 50% है। अच्छा, 50%? 50% फिर साधनाओं के ऊपर है, फिर आपके सिक्स सेंस के ऊपर है, फिर आपका कितना एक अध्ययन है उसके ऊपर है। तो ये फिर अंतर आता है। तो ऐसा करते हुए व्यक्ति 75% तक पहुंच जाता है। अच्छा, ज्योतिष उन पे भी अप्लाई नहीं होता है जो लोग साधु होते हैं, जो लोग योगी होते हैं? इन पे ज्योतिष अप्लाई होता है। होता है? हाँ, इन पे व्यक्ति जैसे कई मामले में आता है। यदि हम साधुओं की बात करें तो आम व्यक्ति की तो उम्र निकल जाती है कि द्वितीय सप्तमेश अष्टमेश जब जब इनका अंतर आएगा तब तक व्यक्ति के मार्ग लगेगा, मृत्यु हो जाएगी। हाँ। आम व्यक्ति में मर जाता है। लेकिन साधु सन्यासी चूँकि योग ध्यान करते हैं, हाँ। तो ध्यान में वो 22,500 के लगभग प्रतिदिन सांस व्यक्ति लेता है। हाँ। तो वो सांसें कम लेते हैं योग प्राणायाम करने के कारण, तो उनकी मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा। क्योंकि वो उम्र उनकी सांस उनकी कम होती है, तो उम्र बढ़ा लेते हैं अपनी वो। अच्छा। और फिर कई बार क्या होता है कि वो अपने आप को देख लेते हैं कि मैं यहाँ क्यों जन्म लिया था, मुझे क्या क्या करना था। उनने अपने उतने काम किए और उसके बाद वो अपनी विदाई ले लेते हैं। दूसरा वहाँ पर लागू नहीं हो पाता। तीसरा, साधु संतों के साथ क्या होता है कि होता जैसे आईटी सेक्टर की हम बात करें, हाँ। तो किसी साधु के भी आईटी सेक्टर के ग्रह बैठे होंगे। हाँ। तो वो जो साधु होगा ना, वो कुंडलिनी जागरण की बात करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा, हाँ। मोबाइल चलाएगा। हाँ। और जैसे मोदी जी की पढ़ाई टेक्निकल कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन बंदा टेक्निकल में नंबर 1 है, देश को नंबर 1, दुनिया को नंबर 1। बात पूरी टेक्निकल करते हैं, सारी टेक्निकल भाषा, सारी टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उनके ऐसे हैं, एक पॉलिटिकल है, एक वहाँ पहुँचे है। तो ऐसे जो बाबा होते हैं, हाँ। बाबाओं की जो इंजीनियरिंग होती है, हाँ। वो उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं कि योग ध्यान में तुम कहाँ तक पहुँचे, अब चेतना कहाँ जाएगी, कंप्यूटर्स का क्या होगा, इनका वो इनका यूज़ करने लग जाते हैं। दूसरा बाबा, उसकी कुंडली में डॉक्टर का योग है, तो बाबाओं का डॉक्टर बन जाता है। नब्ज देखना, अपने आप ही नब्ज देखना सीख जाएगा, अपने आप ही देख के जड़ी बूटी पहचानने लग जाएगा वो। अच्छा। वो सिक्स सेंस डेवलप होती जाती है। कई बाबा संन्यास के बाबा हैं जो दूसरे लोगों को ज्ञान दे के उभार सकते हैं। तो वो जो बाबा हैं वो गुरु प्रधान इंजीनियरिंग के बाबा हैं। हाँ। हाँ। खुद भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों को उठा देते हैं। तो ज्योतिष तो अप्लाई सब जगह होता है, पर वो तरीका बदल जाता है। पर यह है कि उनके बारे में एकदम प्रेडिक्ट कर देना कि बहुत मतलब बाबा कहाँ तक पहुँच जाएगा, उसमें थोड़ा ज्योतिष कमज़ोर वहाँ पड़ जाता है। लेकिन उसमें योग यदि परफेक्ट हों तो फिर ज्योतिष वहाँ पहुँच जाता है। अगर बात करें तो अब आता है नंबर 5 पंचमी, जिनकी बर्थ डेट 5 है, 14 है या फिर 23 है, और 5 है, 14 है और 23 है, करेक्ट। तो इन लोगों का क्या है भविष्य?
आईटी में और बिजनेस में इन आईटी और कुछ भी? इन लोगों का भविष्य अच्छा होता है। ये बुद्ध प्रधान व्यापारी अंक है। हाँ। ये बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं और जनरली हार्डवेयर में मिलेंगे। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा 5 नंबर हार्डवेयर में मिलता है, क्योंकि व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। हाँ। सॉफ्टवेयर में मिलेगा तो सॉफ्टवेयर का व्यापार करना चाहेगा, वो बना भी देगा और उसको बेच भी देगा। आप तो बनाओ ने, दूसरे ने कहा, दूसरे ने बनवाया, दूसरे अंक वालों ने बना के दे दिया, पर 5 अंक वाले व्यक्ति मौका देख के चौका मार देता है। आपने एक सॉफ्टवेयर उससे बनवाया, उससे रिलेटेड दूसरा उसको लगा, उसने बना लिया और परवारा बेच दिया। अच्छा। तो नौकरी के साथ साथ जो लोग काम करते हैं वो 5 अंक वाले जनरली होते हैं। तो उनके अंदर एक ये विलक्षण प्रतिभा होती है कि यदि उस लाइन में एंट्री किए हैं तो एक काम वो एक्स्ट्रा और कर जाएंगे। जी, ये सब अगर कंपनी के फाउंडर सुन ले तो वो उन लोगों को फायर करने के पहले बर्थ डेट जरूर चेक करेगा कि यार इसकी 5 है 6 क्या है। अब बात करते हैं 6 की, जिनका अंक है 6 और 15 और साथ में 24, ये 3, 6, 15 और 24 जिनकी भी बर्थ डेट है, उनका क्या है? ये लोग अच्छे हैं, शुक्र प्रधान हैं और जिस भी टेक्नोलॉजी में या जिस क्षेत्र में भी ये लोग घुसते हैं उस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। अपनी इनकी मेहनत भी अच्छी होती है और साथ ही दूसरे के लिए वफादार भी बहुत अच्छे से रहते हैं और ये काम भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं। पर इनके साथ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक 6 अंक वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि कई बार ये अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे फॉलोअर नहीं होते, ये राजनीति हाँ, करते हैं। ये राजनीति करने लग जाते हैं, बीच में दूसरों को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, फिर अपना कुछ लगाने लग जाएंगे। यदि 6 अंक वाला व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर किसी काम को करने लग जाए और जो उसको काम दिया है पहले उस काम को संपन्न कर दे, फिर उसको दिमाग लगाना भी लगाता रहे, तो ये दोनों जगह सक्सेस हो जाएगा। लेकिन वो कोई काम सौंपो तो वो अपना दिमाग लगाएंगे, फिर उस काम को करेंगे, तो कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं और मैक्सिमम समय में डांट खाते रहते हैं। तो ये स्थिति इनके साथ होती है, तो थोड़ा सा इन्हें राजनीति बंद करनी चाहिए। फॉलो नहीं, पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट में बहुत गंदी चीज़ है, जिसके कारण फाउंडर्स का टाइम और कंपनी का बहुत टाइम बर्बाद होता है। अगर वो चीज़ ना हो तो बहुत अच्छा हो। हाँ। अब बात करते हैं 7 की, और जिनका मूल अंक है 16 और साथ में 25 और 7 और 16 और अपना एक और हो गया 25। इनका क्या है? 7 अंक के ये लोग होते हैं ओरिजिनल, और इनका अब जमाना है। अच्छा। ये 2014 से 32 तक 7 अंक वाले बहुत राइज करेंगे। इनके लिए समय भी है और परिस्थितियाँ भी हैं और सब कुछ इनके अब फेवर में चल रहा है। संघर्ष लेकिन इनका खतरनाक चल रहा है। अभी ये लोग संघर्ष करेंगे लगातार 14 से लेकर 32 तक, और 32 के बाद इनको आउटपुट मिलेगा, चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो गई हो, उस समय भी ये अच्छा काम कर पाएंगे। और विशेष से ये जो अंक है, ये अंक एक ऐसा है जिसमें कि जैसे बोलते हैं रेत में से तेल निकाल लेना, ये उस तरीके के लोग होते हैं। जब ये अपना दिमाग लगा के करने लग जाते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाले ये लोग होते हैं और ये मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। तो कोई भी यदि इनको काम सौंपना, पर 7 अंक के साथ ये है कि फालतू का यदि कोई मैनेजर आता है या ऊपर वाला व्यक्ति आता है, डांट डपट करता है, तो ये छोड़ कर निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। और कंपनी को 7 नंबर वाले को हटाने के बाद नुकसान बहुत होता है। मतलब कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा 4 अंक वाले व्यक्ति को हटाने से। 2 अंक, 4 अंक और 7 अंक, इन लोगों को यदि कंपनी ने रखा है तो हटाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्यों हट रहे हैं। यदि हटे तो समझ जाओ आपकी कंपनी का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि ये लोग पीड़ित होकर हटते हैं। मतलब अपनी तरफ से लोग हटने की कोशिश नहीं करते, या कोई इनका बॉस गलत आ गया है, कोई बदतमीजी करना शुरू कर दी, या वो परेशान करना शुरू कर दिया, या कंपनी ने उनको मूर्ख का समझना शुरू कर दिया, तो फिर ये लोग हट जाएंगे। और हटेंगे तो कंपनी का धन लेके ही हटते हैं फिर ये। तो यहाँ इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उस वाले 7 अंक अच्छा अंक होता है। अच्छा, और जिनका मूल अंक 8 है या 8 है, उनके लिए 8 मूल अंक वाले व्यक्ति बहुत अच्छे सेवक होते हैं। ये टफ अंक के बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, परेशान भी बहुत रहते हैं, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। यदि कोई काम को एक बार ठान लें तो फिर ये करना शुरू कर देते हैं। तो 8 अंक वाले व्यक्तियों को विशेषकर सिटिंग जॉब इनको देना चाहिए। मैनेजर बना के खुफिया टाइप के इनसे काम कराना चाहिए। विशेष रूप से मैनेजर में ज़्यादा सक्सेस होते हैं कि दूसरों को पकड़ना, देखना, ये सारी चीज़ इनके अंदर अच्छी होती हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ MBA करते हैं और उसके मैनेजमेंट में घुस जाएँ, टेक्निकल मैनेजमेंट में, ये बहुत सफल होते हैं। अच्छा,
अब जो सबसे भारी अंक है वो है 9 और जो वैदिक गणित के अनुसार है, वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा शुभ अंक है। और हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी 9 अंक बहुत फेवरेट था। हाँ। तो और मेरा बर्थडे भी 9 अंक का ही था, अक्टूबर। बहुत ही बढ़िया। वैसे ये अंक पूर्णांक है, सबसे इसके ऊपर कोई अंक नहीं है और मंगल प्रधान होते हैं। मूल अंक वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिस क्षेत्र में भी होते हैं उस क्षेत्र में पूर्णता को बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। बस थोड़ा सा इन्हें वाणी पर संयम रखना चाहिए, जिद कम करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को फॉलो विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे 9 अंक वाला व्यक्ति को आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। आध्यात्मिक नहीं होता तो फिर गिर जाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन लगातार बिगड़ती आती है। आध्यात्मिक होता है तो उसकी उन्नति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जिस भी फील्ड में रहेंगे और विशेष टेक्निकल फील्ड में अच्छे होते हैं और लोगों पर इनका प्रभाव भी अच्छा होता है। विशेष रिसर्च में अच्छे होते हैं टेक्निकल फील्ड में, और यदि रिसर्च में आ गए तो 8 अंक वाला व्यक्ति बड़ा कमाल करता है। सर 9 अंक कोई बात नहीं। तो 9 अंक तक यहाँ तक हो गई। एक राहु और केतु की कहानी थी ना कि अमृत मंथन हुआ था, वो आप कहानी सुना होगे क्या? वो एक कहानी सामान्य रूप से वो राक्षसों की कहानी, देवासुर संग्राम हुआ था उस समय में। हाँ। राहु था, हाँ। जो जब समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उस अमृत में राहु अपने रूप को बदलकर, राहु बहरूपिया होता है, अच्छा, वो स्वरूप को बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गया अमृत पीने। हाँ। देवता लोग समझ नहीं पाए। अच्छा। सिर्फ सूर्य और चंद्र जो थे वो उसको पहचान गए थे कि ये राहु बैठा हुआ है। चंद्र ने सूर्य को इशारा किया, सूर्य ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया था। जब उसको अमृत दे दिया था तो उन्होंने बताया कि ये तो राक्षस है, राहु है। तब भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो उसका जो अमृत था वो कंठ में चला गया था। तो इसलिए फिर उन्होंने सर धड़ से अलग हुआ, तो जो सर बचा अमृत पी चुका था तो वो जिंदा रह गया, तो राहु हो गया। और जो धड़ बचा वो अमृत पी चुका था तो केतु हो गया। अच्छा। अब इनको बाकी जो 9 ग्रह हैं इनको फिर संभालने की जिम्मेवारी दोनों को दी गई। तो ये जैसे आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसके अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। आप पूर्व जन्म में धर्मात्मा हैं तो आपकी कुंडली में राहु केतु शुभ बन के आएंगे। पापात्मा है तो ये राहु केतु आपके लिए पापात्मा के काम करेंगे। और 9 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता पूरे उसमें, तो 9 साल अच्छे 9 साल बेकार इस स्थिति में लेकर आते हैं। और हर ग्रह से इनका एक गहरा कनेक्शन होता है। किसी भी ग्रह का अध्ययन यदि करना हो तो बिना राहु केतु के अध्ययन करके भविष्यवाणी नहीं की जाती। एक शनि और सूर्य की भी कुछ चलती है ना, दोनों की मतलब फाइट चलता है, क्या चलता है ऐसा? शनि सूर्य तो पिता पुत्र के रूप में है। अच्छा। सूर्य के पुत्र हैं शनि। हाँ। चूँकि शनि की जो माता हैं उस माता से इनका जन्म हुआ, लेकिन सूर्य शनि को पसंद करते थे। पर शनि सूर्य को पसंद नहीं करता था माता को छोड़ने के कारण, इसलिए इनमें द्वेष भाव बताया गया है। और जब भी शनि सूर्य साथ हों, शनि दशम भाव में हों, तो ऐसे बच्चों की अपने पिता से नहीं बनती है। तो ये इसमें अभी भी देखा जाता है वो गुण। अच्छा। तो ग्रहों का तो संबंध ऐसे ही है। धरती का पुत्र मंगल है, चंद्र का पुत्र बुध है। तो वो कहानियाँ प्रेडिक्शन में काम करती हैं, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए कहानी कही जाती है कि क्या स्थिति बनती है जी। कई बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं सूर्य और शनि में, जनरली देखा जाता है शनि दशम भाव में तो पिता के रहते बच्चे का भाग्योदय नहीं होता। लेकिन कई शनि ऐसा यदि राहु के साथ या गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो कुलदीपक योग बना देता है, तो उसके रहते हुए पिता भी तरक्की कर जाता है जी। तो ये कॉम्बिनेशन हैं उसके, कॉम्बिनेशन है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक बहुत फेमस फाउंडर है, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक भी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि एक एम्प्लॉय को 70 घंटे काम करना चाहिए। तो उस पर आपका क्या कहना है, या उनका कोई प्रेडिक्शन हो तो आप वो बताएं। देखो नारायण मूर्ति की बात कर रहे हो शायद। हाँ। ये इनका जन्म उस समय हुआ है जब काम करने वाले लोग हुआ करते थे। अभी के दिमाग में और उस समय के दिमाग में बहुत अंतर है कि पहले का दिमाग बड़ा फर्टाइल होता था, थकता कम था, सारे काम करता था क्योंकि दिमाग स्लो चलता था। अभी के जो नए बच्चे हैं इनका दिमाग बड़ा फास्ट है। कोई भी काम करो, इनके सोचने का तरीका बहुत फास्ट है। तो जब फास्ट कोई काम करोगे तो आप थकोगे जल्दी। तो नियम ये है कि रेस्ट करते हुए वर्क करना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर यदि कोई टारगेट आता है
तब आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। मतलब उस समय फिर ऐसा नहीं कि 2 घंटे ही काम करेंगे फिर हम उठ के चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, कंपनी एक नियम बना दे, यदि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप आओगे, तो दूसरे लोग 10 से 6 बजे उठ के जाना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको ये कि यदि कोई काम आपके हाथ में और 6:30, 7, 8, 9 बजे तक भी समाप्त होना है, तो उस व्यक्ति को उतनी देर बैठ जाना चाहिए, काम पूरा कर लेना चाहिए। पर कंपनी के पास ये हिसाब किताब नहीं होता कौन कितनी देर बैठा, किसने काम किया। फिर कंपनी यही बोल देती तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं लगा, पर तुम फालतू बैठे रहे। जबकि दिमाग तो व्यक्ति का चलता है, फालतू बैठा हुआ तो भी लगा हुआ, ठीक है, जो उसने सोचा उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने आपके लिए काम तो किया। तो यहाँ यदि हम डेडिकेशन की बात करें तो उस डेडिकेशन में कंपनी को, विशेष प्राइवेट लोग तो ये काम कर सकते हैं कि अपने जो कर्मचारी उनकी जानकारी ले सकते हैं। सरकारी में तो एक भंडा फिक्स है उनका कि 10 से 6 बजे तक बैठना है तो बैठना है, बैठना बैठो, नहीं बैठना नहीं बैठो। आपको ना कोई हटाने वाला ना कुछ करने वाला है, और आपको पेंशन भी बढ़िया तरीके से मिलेगी, तो वो एक अलग है। लेकिन वर्किंग की बात करेंगे हाँ, तो वहाँ पर उनका जो एक 70 घंटे काम करने का वो है, तो व्यक्ति 70 घंटे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन ये 70 घंटे काम करने का नियम हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। आप यदि गड्ढा खोदने वाले से 70 घंटे गड्ढे खुदवा लो तो उसकी कमर ही 3 महीने में डेयर हो जाएगी, फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ होती है। आज के समय में उतना नहीं है, लेकिन दिमाग के चलायमान की स्थिति करें तो दिमागी तौर पर 70 घंटे काम किए जा सकते हैं। पर 70 घंटे काम कराना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और न्यायिक रूप से, तीनों तरफ से ठीक नहीं आता है। इसके बाद अगर आपके पास जो चैट जीपीटी का फाउंडर है सैम एल्टमैन, 40 साल का एक नौजवान है, उसने एक दुनिया को बदलने का एक क्रांति ले आया चैट जीपीटी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज घर घर पहुंचा दिया है। तो उसके बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? कुछ लोग होते हैं जिनको महामानव की संज्ञा दी जाती है, तो सैम एल्टमैन इन महामानवों में आते हैं। एलन मस्क इन महामानवों में आता है। एप्पल वाले स्टीव जॉब्स तो चले गए। हाँ, लेकिन ये महामानव में महामानव में। हाँ, विवेकानंद महामानव में, सुभाष चंद्र बोस महामानव ने, ये कपिल देव महामानव में। हाँ, ये लोग हैं महामानव। अमिताभ बच्चन है जो अपने आप में हर तरफ से एक धुरंधर हैं। तो नरेंद्र मोदी हैं, ये लोग ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, ये अलग है। मतलब इनकी कहानी कुछ अलग होती है, इनकी सोच ही कुछ अलग होती है। तो ऐसे नए जो महामानव के रूप में सैम एल्टमैन को हम चयनित करेंगे। एक तो देखो आप उसकी सोच, सामाजिक सोच है उसकी, फ्री में काम करने की सोच है, लोगों की सेवा करने की सोच है। ये सोच कैसे आती है? ये भगवान ही होता है जो इस तरीके की सोच रखता है। अन्यथा बिजनेस की सोच तो हर व्यक्ति रखता है, ये चीज़ डेवलप कर लूँगा, बढ़िया पैसे कमाऊँगा, फिर मज़े करूँगा मैं। तो वो एक सोच अलग होती है, तो महामानव की सोच नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी हैं, काहे के लिए काम कर रहे हैं? खुद के पास कुछ है, सब कुछ उनकी व्यवस्थाएं हैं। आज चाहे संन्यास ले लो तो उनके पास पेंशन इतनी आती रही, लेकिन नहीं, दूसरे के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। आज आप देखो 10 साल के अंदर देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है, अब तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। ये महामानव के लक्षण है, इससे पहले स्थिति नहीं थी। कपिल देव, ये महामानव। 83 में कोई सोच नहीं सकता भारत वर्ल्ड कप जीत के लाएगा, हालत नहीं थी उस लेवल, हालत नहीं। और अकेले ने जिम्बाब्वे मैच जिताया, उसके अकेले के 3 मैच हैं जिसमें कि उन्होंने लिए। और उस महामानव की स्थिति देखी, जब वो इंडिया जीत कर टीम आई है, तब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास इंडिया टीम को जीत के बाद गिफ्ट देने के पैसे नहीं थे। मतलब उसमें लता मंगेशकर का एक शो हुआ था, मतलब मैं छोटा था उस समय 83 में, हाँ, पेपर में आया था। लता मंगेशकर और संगीतकारों ने कुछ शो किए थे और उससे पैसे इकट्ठे किए थे 20-22 लाख रुपए। वो 20-22 लाख रुपए उन्होंने इंडिया टीम को जीतने के ऊपर दिए थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके पास पैसे नहीं निकले थे उनको इंडिया टीम को देने के लिए। 20-20, 5-5 हज़ार रुपये बात कर रहे थे। और जो बोर्ड है, उस बोर्ड के पास भी पैसे नहीं थे कि इनको पैसे दे दें। तो अब ये महामानव के लक्षण कि आदमी उस समय जीत के ला रहा है, ना बहुत अच्छे से कपड़े तुम्हारे पास रहते हैं, ना कुछ है, और एक वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हरा के आना। भले ही बाद में आप हारे हो, कुछ रहो, लेकिन वो जीत का एक मादा होना चाहिए, वो उसके अंदर है। अमिताभ बच्चन को देखो आप, कई जगह फेल हुए, कुछ हुए, वो लेके कहाँ पहुँच गए। लता मंगेशकर को देखो आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये उस महामानव में ही हैं। और सैम एल्टमैन को तो यदि मैं देखूँ तो ये बहुत उभरते सितारे हैं और दुनिया में ये बहुत काम करेंगे। और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं अभी ये, मतलब अब पहले बिल गेट्स थे, बिल गेट्स के बाद सत्या नडेला ही आज इनोवेशन कर रहे हैं वहाँ पे। यदि हम
सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इनके यदि बात करें तो ये लोग भी ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं आते हैं। इनके भी ग्रह योग ऐसे हैं। इनके वैसे देखो एक चीज़ इसमें बता दूं क्योंकि वो आप शायद प्रश्न पूछ नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है, तकनीकी के क्षेत्र में काम करने के लिए चतुर्थ भाव, पंचम भाव, लग्न स्थान, सूर्य और सूर्य के साथ ये क्रूर ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनका जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तब ये व्यक्ति अद्वितीय हो जाते हैं। और इनमें कहीं गुरु की कृपा हो जाए तो फिर ये जो लोग होते हैं वो फिर महामानव हो जाते हैं। तो ऐसे समय में यदि हम इनकी बात करते हैं सत्या नडेला की, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपने जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उस क्षेत्र में अपने संस्थान को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और ऐसे जो व्यक्ति हैं विशेष रूप से उनका असली में मंगल केतु बहुत अच्छा है। तो मंगल केतु वाले व्यक्ति का थिंक बहुत अच्छा होता है और किसी चीज़ को विजुलाइज करने में माहिर होता है, तो उस बेस पे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो उनके मंगल केतु के कारण वो निश्चित रूप से उस लाइन में सक्सेस भी हैं और बहुत आगे भी बढ़ेंगे। तो इलॉन मस्क जो एक उभरता हुआ सितारा है, वो कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और एक टाइम ये था कि क्रिप्टो करेंसी को ऊपर उठाने में, और उन्होंने एक दुनिया के सबसे उच्च स्थान पर भी पहुंच चुके हैं। तो इलॉन मस्क के बारे में क्या कहना आपका? इलॉन मस्क दूसरी तरीके का मानव है। हाँ, वो मैंने एक अंक बताया ना आपको कि इसमें ऐसे व्यक्तियों के साथ जनरली होता क्या है, हाँ, कि ये विजुलाइज करना, हाँ, उसको आगे बढ़ाना और उसका क्या क्या उपयोग करना, ये विशेष रूप से एक अंक की जो विशेषता होती है वो इनके अंदर पूरी भरी पूरी है कि आपको ले भी लिया और खुद भी पढ़ लिए, खुद भी एक अच्छे पढ़े हुए हैं, दूसरे का कॉपी भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, मंगल तक की बात कर रहे हैं, खुद के सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये व्यापारी के साथ साथ वैज्ञानिक भी है, ये व्यापारी भी है और अपना खुद का कार्यकर्ता भी है। तो एलन मस्क का यदि आप अध्ययन करोगे तो आपको ये तीनों चीज़ें बड़े मुखरता के साथ दिखाई देंगी कि उसके अंदर ये गुण कूट कूट के भरा है। पहले खुद रिसर्च करना, उसके बारे में पूरी रीडिंग करके आना और फिर उससे क्या फ़ायदा उठाना, तो फिर व्यापारिक बुद्धि का, उनका बुद्ध का उपयोग करना और उपयोग करने के बाद दुनिया को कैसे उसमें चलाना और कैसे पैसे कमाना है, ये वो सब जानता है जी। बस गलती यहाँ ये कर रहा है कि भारत से, मोदी से फालतू टकराने की कोशिश जो हो रही है ना, ये मैं अभी इनमें अंतर बताऊँगा कि मोदी से लोग टकरा के क्यों नष्ट हो जाते हैं। ये एक अलग अलग महामानव होता है। तो एलन मस्क की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से एक पैरेलल अपनी सत्ता विज्ञान के रूप में खड़ी करेंगे और आने वाले समय में इनका काफ़ी नाम रहेगा। और जिनका आपने नाम लिया नरेंद्र मोदी जी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी एलन मस्क से ऊपर हैं। अच्छा। मैंने एलन मस्क की आप विशेषता होता है वो वैज्ञानिक भी है, फिर दूसरों से सुन के कुछ आगे भी बढ़ता है, फिर विज्ञान से उसको फ़ायदा कैसे लेके व्यवसाय चलाना उसको भी आगे बढ़ता है और नई नई चीज़ें लोगों को देना उसके लिए भी उनका एक मिशन रहता है। नरेंद्र मोदी का खुद के विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई विज्ञान के बारे में नहीं है, लेकिन सिक्स सेंस उनकी टोटल वैज्ञानिक है। देश दुनिया को किस रूप में कहाँ ले जाना, आज यदि हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आपको अर्थव्यवस्था में बुद्ध फ़ायदा पहुँचाता है, आपकी अर्थव्यवस्था को लगातार देश की को बढ़ा दिया। उनका मंगल और चंद्र लग्न स्थान पर भारत को पूर्ण सुरक्षित कर दिया। नहीं तो आज जितने वेपन्स खरीदे गए हैं आज तो हम सोचकर दंग रह जाते हैं कि यदि मोदी जी को हटा दिया जाए तो भारत की सुरक्षा में क्या था, कुछ नहीं था। 2 घंटे में चीन उठा ठोक पटक के चला जाता, ऐसी स्थिति बन रही थी। तो एक व्यक्ति आता है, सुरक्षित करता है और सब काम आगे बढ़ाता है। दूसरा वही व्यक्ति यहाँ के बच्चों को पढ़वाता है, ये इतने सारे इंस्टीट्यूट खोलता है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलता है। तो ये उनके लिए स्थान उपलब्ध कराना और उस स्थान उपलब्ध कराकर उनके लिए देश दुनिया में एक स्थान प्रदान करना और खुद की स्थिति को भी बना के रखना। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को आगे बढ़ा दिया, खुद की स्थिति जीरो है। पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ एक अपना उनका अलग प्रभाव होता है और अलग रुतबे के साथ काम करते हैं। तो इनके जो ग्रह योग हैं ये इनके भी ऊपर हैं, एलन मस्क के ऊपर भी, कि एक वो देश के भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को भी चला रहे हैं, देश की टेक्नोलॉजी को भी बाहर पहुंचा रहे हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी को भी यहाँ लेकर आ रहे हैं, देश को किस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है इतना सब सोच रहे हैं। तो ये जो सोच होती है ये लोग अलग ऊपर से बन के ही आते हैं, जो प्रकृति के मानवों की सेवा, प्रकृति की सेवा करने में इनका एक बड़ा रोल रहता है। तो इस तरह से जो ग्रह योग हैं निश्चित रूप से ये संकेत देते हैं
कि व्यक्ति अपने ग्रह अनुसार, व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि काम करता है तो उसमें वो सफल बहुत होता है। और यही कारण है कि अभी जो आईटी सेक्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आईटी सेक्टर का जो एक बूम है, जैसे लोग लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे की योग्यता आईटीआई की है और उन्होंने पैसे जमा करके प्राइवेट कॉलेज में बीई करा दिया, तो वहाँ जाके फेल हो जाता है। तो आप यदि आईटीआई की योग्यता वाले हैं तो आपको आईटीआई करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बीई की योग्यता में तो आपको बीई करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ताकि आने वाली तकनीक को आप बहुत अच्छे से समझ सकें और उसके अनुरूप आप काम कर सकें। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपका टाइम मिल गया हमें स्पेसिफिकली। धन्यवाद। और आपने एक नई चीज़ें जो बताई आईटी के बारे में, जो अभी तक इंटरनेट पे कंटेंट ऐसा अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर आपका फिर से हम वेलकम करेंगे कुछ दिनों में। थैंक यू सर।